गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों की 3 दिन की छुट्टियां थी, 1, 2 और 3 तारीख की। तो इस बीच आप लोगों के वीडियोस अपलोड नहीं हुए। आज आप लोगों का वर्किंग डे है, तो आप लोगों के लिए आगे का टॉपिक मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, जो कि है प्रोविडेंट फंड्स। हिंदी में इनको बोलते हैं भविष्य निधियाँ। ये वो फंड्स होते हैं जब कर्मचारी, कोई भी एम्प्लॉय है, वो कंपनी में या किसी भी जगह जब वो ज्वाइन करता है अपनी सर्विस को, तो पीएफ इसको शॉर्ट में बोलते हैं, तो इस नाम से उसका खाता खुलता है। तो ये जब एम्प्लॉय रिटायर होता है उस वक्त उसको जो पैसा मिलता है, इकट्ठा पैसा, वो पीएफ के थ्रू ही मिलता है। यानी कि कर्मचारी अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा और उसका जो नियोक्ता है वो कुछ हिस्सा अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करके इन दोनों का अंशदान मिलके प्रोविडेंट फंड में पीएफ में जमा होता रहता है। और फिर इस पे ये जब सेवानिवृत्त होता है कोई कर्मचारी, तो उसको रिटायरमेंट या सेवानिवृत्ति के समय मिल जाता है। तो आइए देखिए प्रोविडेंट फंड के बारे में हम बात करें तो ये 3 तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं वैधानिक भविष्य निधि, स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड। तो इसमें आपकी कोई भी सरकारी, अर्ध सरकारी या कोई भी मान्यता प्राप्त या जैसे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह होती हैं, वो सब इस कैटेगरी में आते हैं, यानी स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड। नेक्स्ट है आपका प्रमाणित यानी कि रिकॉग्नाइज्ड। इसमें आते हैं आपके बीमा कंपनियां, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, बैंक वगैरह, ये सब रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में आते हैं। जो कि किससे अनुमोदित हो? कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के अंतर्गत जो अनुमोदित हो वो आपका है प्रमाणित भविष्य निधि। और भविष्य निधि अधिनियम 1925 के अंतर्गत जो भविष्य निधि खाते वैधानिक कहलाते हैं, वो आपके जो भी फर्स्ट वाला पॉइंट मैंने डिस्कस किया वो होते हैं। थर्ड कैटेगरी है आपकी अप्रमाणित भविष्य निधि की, जो कि होता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो ये वो होते हैं जो ना तो ए कैटेगरी में आते हैं ना बी कैटेगरी में आते हैं, तो ऐसे कहलाते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो देखिए इसमें प्रोविडेंट फंड, नेक्स्ट टॉपिक देखिए भविष्य निधियाँ एवं आयकर अधिनियम, प्रोविडेंट फंड एंड इनकम टैक्स एक्ट। इसमें किस किस की कंट्रीब्यूशन होता है, यानी पीएफ फंड में जो अकाउंट्स होते हैं उसमें किस किस का कंट्रीब्यूशन आता है, मैंने बताया अभी आपको। एक तो होता है एम्प्लॉय का, यानी कर्मचारी का खुद का, उसके सैलरी में से कुछ पार्ट, कुछ जो कि अभी 10% चल रहा है, वो कट के ऑटोमेटिकली पीएफ अकाउंट में चल जाता है। यानी कर्मचारी को अपने हाथ में जो सैलरी मिलती है, जिसको नेट सैलरी बोला जाता है, उसमें से उसके पेंशन का, यानी कि रिटायरमेंट के टाइम पे उसको जो पैसा मिलेगा वो कट के ही उसको नेट सैलरी मिलती है। नियोक्ता का अंशदान, एम्प्लॉयर यानी कि जो नियोक्ता होता है, जो जिसके यहाँ हम काम करते हैं, वो भी कुछ हिस्सा जो कि 10% ही है अभी, अलग अलग जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट से सब में अलग अलग हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट में भी 10% है, तो वो भी इसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट होता है भविष्य निधि खाते में प्रतिवर्ष जमा होने वाला ब्याज, क्योंकि इसमें पैसे इकट्ठा होता रहता है और ये कर्मचारी केवल रिटायरमेंट के टाइम पे ही इसमें से उसको इकट्ठा मिलता है। बीच बीच में वो निकाल सकता है, वो अलग रूल्स एंड रेगुलेशन से, लेकिन इकट्ठा पैसा जो है वो रिटायरमेंट के टाइम मिलता है। तो इस पैसे को अगर गवर्नमेंट के पास ये है तो उस पर हमें ब्याज भी मिलता है, तो वो ब्याज भी प्रतिवर्ष जमा होता रहता है। नेक्स्ट है भविष्य निधि से प्राप्य एक मुश्त राशि, यानी आपको जो लास्ट में मिलती है वो भी जो लमसम अमाउंट मिलता है वो इसके इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आता है। तो देखिए हमने अभी 3 तरीके के प्रोविडेंट फंड्स की बात करी। तो आयकर अधिनियम की दृष्टि से इनमें अंतर हम समझते हैं, यानी इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग इन तीनों में क्या अंतर है। तो देखिए कॉलम बना रखे हैं, ये आपके 4 नंबर का क्वेश्चन भी कवर करता है, तो आप लोगों को 4 पॉइंट्स लिख के आने, इसमें 6 पॉइंट दे रखे हैं। और अगर 20 नंबर के क्वेश्चन का अगर ये एक पार्ट बनता है तो आपको इसके 6 के 6 पॉइंट्स मेंशन करने पड़ेंगे। 2 में अगर 2 अंतर पूछे तो 2 नंबर में आप 2 या मैक्सिमम 3 मार्क डिफरेंसेस लिख सकते हैं, लेकिन आपको इनके जो डिफरेंस पॉइंट आउट करने हैं वो इस तरीके से टेबल बना के ही करने हैं, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए फर्स्ट है बेसिस, जिसके आधार पे हम इनका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, वैधानिक, प्रमाणित और अप्रमाणित। अब फर्स्ट पॉइंट समझते हैं मान्यता स्वीकृत। तो ये है शासकीय मान्यता प्राप्त, यानी गवर्नमेंट से। देखिए प्रोविडेंट फंड, प्रमाणित प्रोविडेंट फंड, यह आयकर कमिश्नर द्वारा स्वीकृत होता है, और जो अप्रमाणित है वो आयकर कमिश्नर द्वारा स्वीकृत नहीं होता। नेक्स्ट देखिए क्षेत्र, यह शासकीय एवं अर्ध शासकीय कर्मचारियों पर लागू होता है। नेक्स्ट प्रमाणित प्रोविडेंट फंड जो है वह बैंक, कारखानों, व्यापारिक संस्थाओं पर लागू होता है। थर्ड वाला जो अप्रमाणित है, इसे कोई भी संस्था अपना सकती है, सामान्यतः छोटे कारखानों पे ये लागू होता है। नियोक्ता का अंशदान, अब थर्ड पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। वैधानिक प्रोविडेंट फंड है, तो इस फंड में नियोक्ता द्वारा दिए गए अंशदान पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, दैट मीन्स वो टैक्सेबल नहीं होगा।
नेक्स्ट जो है आपका प्रमाणित प्रोविडेंट फंड। प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में, इस फंड में यदि नियोक्ता का अंशदान कर्मचारी के वेतन के 12% से अधिक है तो अधिक भाग कर्मचारी की आय में शामिल किया जाता है। ठीक है। और थर्ड वाले में, इस फंड में नियोक्ता के अंशदान पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। यानी कि जो प्रमाणित प्रोविडेंट फंड है उसके दोनों उसके अलावा जो दोनों पॉइंट्स हैं उसमें तो आपको कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी है, लेकिन प्रमाणित प्रोविडेंट फंड है तो उसमें आपको 12% से अधिक है तो आपको उसमें अधिक आय भाग कर्मचारी की आय में शामिल किया जाता है। 12% अधिक, यानी कि 12% तो वो कर मुक्त होगा। नेक्स्ट देखिए, फंड में जमा रकम पर ब्याज। तो वैधानिक प्रोविडेंट फंड में अगर इस ब्याज की राशि जमा होती है तो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। प्रमाणित में होती है तो इसका 9.5% की दर से ब्याज जमा हुआ है तो आय में शामिल होगा, वरना नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि 9.5% तक वार्षिक की दर से अगर आपकी ब्याज जमा हुआ है तो वो कर मुक्त होगा। उसके ऊपर अगर आपको मिला है तो उसके ज़्यादा आपको ब्याज मिला है तो वो कर योग्य हो गया। अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड में भी इस ब्याज की राशि पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता। नेक्स्ट देखिए, कर की छूट। वैधानिक प्रोविडेंट फंड में कर्मचारी के अंशदान पर धारा 80C के अंतर्गत छूट प्राप्त होती है। प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में भी धारा 80C के अंतर्गत, लेकिन अगर अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड है तो ऐसी दशा में कोई छूट प्राप्त नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए, अवकाश ग्रहण करने पर प्रभाव। ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे क्योंकि ये पूरा अर्नड कैश लीव का आपका पूरा आगे आएगा, तब मैं आपको डिटेल में अच्छे से बता दूंगी। तो आपने डिफरेंस समझ लिया। मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल आपको समझाती हूँ। क्वेश्चन देखिए, श्री शशिन मेहता इज एन एम्प्लॉय इन अ कंपनी एट मुंबई। ही इज गेटिंग बेसिक सैलरी ऑफ 8,000 पर मंथ, DA 1,500 पर मंथ, हाउस रेंट अलाउंस 1,800 पर मंथ, बोनस जो कि उसको 400 मिल रहा है, एंड 2% कमीशन ऑन सेल्स। हिज सेल्स का अमाउंटेड टू ₹5 लाख। अब आपको सेल्स दे रखी है और कमीशन दे रखा है तो इस 5 लाख के ऊपर आपको 2% का कमीशन निकालना है। देखिए, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही रिसाइड्स इन हिज ओन हाउस, ही contributes 15% ऑफ हिज सैलरी एंड DA टू अ प्रोविडेंट फंड टू द कंपनी, contributes an equal amount, interest amounting to 11,700 has been credited to his PF account on at the rate 13% per annum. What will be the gross salary for assessment year 1920 of the provident fund, statutory, recognized and unrecognized, and the amount of bonus and DA is not paid by the employer? तो अब इसका सॉल्यूशन देखिए इस क्वेश्चन में आपके तीनों पॉइंट्स कवर हो जाते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आपके आता है एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस तो ये आपके 4 नंबर वाले एग्जाम में आएंगे, उसमें क्वेश्चंस में आएंगे। तो देखिए, स्टेटमेंट दे रखा है तो सबसे हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं इसकी सैलरी, ग्रॉस सैलरी निकाल रहे हैं तो उसमें बाकी चीज़ें हम ऐड कर देते हैं। फिर जब PF का पॉइंट आएगा तब हम उसके वर्किंग नोट्स देखेंगे। देखिए, बेसिक पे इसको मिल रही थी 8,000 के हिसाब से तो 12 मंथ्स की हो गई, लिख दी। DA इसको मिल रहा है 1,500 12 के हिसाब से तो 18,000 लिख दिया। कमीशन ऑन सेल है इसकी 2%, तो 5 लाख पे 2% 10,000 यहाँ पे लिख दिया। HRA के लिए आपको बताया था, जो 3 तरीके के पॉइंट्स होते हैं वो निकालने के लिए, इससे पहले की क्लास में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, आप कैलकुलेट करके देखिएगा। 1,800 इसको मिल रहा है, 1,800 × 12 तो यहाँ पे 21,600 तीनों कंडीशंस में आ गया। अब बारी आई यहाँ पे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की, तो वो बोल रहा है, क्वेश्चन में गया तो उसको इंटरेस्ट तो मिला 11,700। तो यहाँ पे क्वेश्चन में एक बार और देखिए, यहाँ पे ही कॉन्ट्रीब्यूट्स 15% ऑफ हिज सैलरी, तो यहाँ पे वो अपनी सैलरी का 15% ले लेगा। तो देखिए, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू PF यानी 17,100 बनता है। अगर आप निकालेंगे तो लेस कर देना है किसमें। अब अगर ये जो छूट मिलती है 12% की, ये केवल स्टैचुरी वाले में मिलती है, यानी कि अगर ये रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में मिलती है। अगर ये स्टैचुरी है और अनरिकॉग्नाइज्ड है तो आपको इस अमाउंट पर ध्यान नहीं देना। तो जो कैलकुलेशंस होनी है वो केवल रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के लिए होनी है। तो देखिए, स्टैचुरी वाले में और अनरिकॉग्नाइज्ड वाले में तो डैश लगे हुए हैं, और जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं यहाँ पे वो पूरी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के लिए कर रहे हैं। अब रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के लिए भी ये बोला था, इसको हम शॉर्ट में RPF बोलते हैं, कि 12% तक तो कर मुक्त होगा, उससे ज़्यादा पे टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे वो 15% जो है अपनी सैलरी का कंट्रीब्यूट करा है, यानी उसमें से 12% पे तो उसको टैक्स नहीं देना, बचे हुए 3% पे उसको यहाँ पे टैक्स देना है। तो उसकी सैलरी है यहाँ पे 1,24,000। जब आप सैलरी का टोटल करेंगे बेसिक DA कमीशन का, तो उससे आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। मैं आपको ये दिखाती हूँ। देखिए, वर्किंग नोट देखिए सेकेंड, प्रमाणित भविष्य निधि में नियोक्ता ने मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता के आधार पर 15,000 यानी 96,000 तो उसकी बेसिक और 18,000 उसका DA, इन दोनों को मिलाकर
12% निकाला, फिर यहाँ पे आपको बिक्री का कमीशन भी शामिल करना है, तो उसका टोटल का आप निकाल लेंगे। 15% ऑफ सैलरी उसको प्राप्त होता है, तो वो तो हमने प्राप्त करने के लिए निकाल ली। और कर मुक्त के लिए जब हम निकालेंगे उसकी राशि कि उसको वेतन का जो 12% तक उसको कर मुक्त है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन, इन तीनों को ऐड करके फिर 12% निकालना है, क्योंकि यहाँ पे सैलरी का मतलब होता है बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन। तो ये देखिए यहाँ पे 12% निकाला है, तो आपका अमाउंट निकल के आया 14,880। जो फिर जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जो बचा पार्ट है, यानी 17,100 उसको मिल रहे हैं, उसमें से 12% तक पे टैक्स नहीं है, तो जो रिमेनिंग पार्ट है 2220 का, उस पर टैक्स उसको देना पड़ेगा, तो वो सैलरी कैलकुलेशन में यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। उसी तरीके से अब हम इंटरेस्ट की भी बात करेंगे, तो इंटरेस्ट की भी बात जब हम करेंगे तो स्टैचुरी और अनरिकॉग्नाइज दोनों में ही कोई ध्यान नहीं दिया जाता है ब्याज की जमा राशि पे भी, लेकिन हमें रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के लिए कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, क्योंकि ब्याज की राशि को यहाँ पे 9.5% तक तो कर मुक्त किया गया है, कर से मुक्त रखा गया है, तो हमें बचे हुए पे टैक्स देना। तो देखते हैं पहले हम इसको ये कितना प्राप्त कर रहे हैं, 11,700 प्राप्त कर रहे हैं। कितने के हिसाब से, क्वेश्चन में मेंशन है 13% के हिसाब से, तो इस 13% में से हमें 9.5 तो कर मुक्त रखना है, बचे हुए में टैक्स लगाना है। किस तरीके से लगाएंगे, देखिए 11,700 जो कि अपने आप में कितना है 13%, उसका 9.5% हम अलग कर लेंगे। कैलकुलेशंस देखिए, 11,700 इंटू 9.5 डिवाइडेड बाय 13, क्योंकि ये 11,700 अपने आप में 100 की एक, जो आप 100 से डिवाइड करके निकालते हैं, तो यहाँ पे वो एक यूनिट क्या है, यहाँ पे 13 है, तो इस 13 में से कितना अलग करना है आपको, 9.5, तो जो बचा हुआ है यानी 8550, ये आपको कितना प्राप्त हुआ 11,700, और आपको छूट के कितने मिलेंगे 8,550, तो बचे हुए 3,150 पे आपको कर देना पड़ेगा। तो ये देखिए इस तरीके से सॉल्यूशन होगा। वर्किंग नोट भी आपको इस तरीके से लिख के आना है। तो स्टैचुरी और अनरिकॉग्नाइज्ड में आपको ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं करनी है, और आरपीएफ में आपको दोनों जब आप कंट्रीब्यूट करेंगे वो और आपको इंटरेस्ट प्राप्त होगा वो, उस पर भी आपको कैलकुलेशंस करनी है, एक तो 12% के हिसाब से और एक पे 9.5% के हिसाब से। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का पॉइंट डिस्कस करेंगे।